नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते डेंगू के खतरे को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के साथ अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है। इस मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने डेंगू रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इस बार बारिश का मौसम लंबा चल गया है, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ सकता है। तो दिल्ली में बढ़ते डेंगू के खतरे के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश का मौसम लंबा खिंच गया है, इसलिए डेंगू का खतरा कुछ ज्यादा है। ऐसे में तमाम अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। पहले से अस्पतालों को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखने के लिए उन्होंने कहा है। इधर गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर एक सप्ताह से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से हमारे सहयोगी मेहुल झाला ने खास बातचीत की है। गुजरात में चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। ऐसे में हम पाटन जिले के सिद्धपुर में हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली हो रही है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, स्वागत है। थैंक यू। 5 दिन से आप प्रवास पर हैं उत्तर गुजरात के, किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और हर जगह गुजरात के शहरों में, गांवों में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि अब तो बस परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन खाली सत्ता का नहीं, अपने स्कूलों का परिवर्तन चाहिए, अपने अस्पतालों का चाहिए, नौकरियों का चाहिए, महंगाई के खिलाफ चाहिए। उत्तर गुजरात में काफी समस्या है, समुदायों में बटा हुआ है उत्तरीय गुजरात। हाल में ही पूर्व गृह मंत्री जो चौधरी है, उनके खिलाफ मामला चल रहा है, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ है। किस तरह से देखते हैं इस समुदाय की राजनीति को? गुजरात में सारे समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। 27 साल से शासन में है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन किया कुछ नहीं, ना स्कूल बनवाए, ना अस्पताल बनवाए। मैं अभी एक अस्पताल देख के आ रहा हूँ जहाँ अस्पताल टूटा पड़ा है। 60 करोड़ रुपए खर्च करके अस्पताल बनवाया, उसको शुरू ही नहीं किया इन्होंने। अब हमारी सरकार आएगी तो उसको शुरू कराएगी। तो सारे समुदाय के लोग इस बार बीजेपी से नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना चाहते हैं। सर, मधु श्रीवास्तव करके बड़ौदा के एक विधायक है, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने आई है। भारतीय जनता पार्टी जितना इस भ्रम में रहे उतना अच्छा है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनता ऐसी सरकार चुनने वाली है केजरीवाल जी को मौका देके, जिससे जनता फायदे में रहेगी। मैंने बार बार कहा है कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा करना है तो कांग्रेस को वोट दो, अगर अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो बीजेपी को वोट दो, और अगर अपने घर में बैठे अपने बेटे बेटी को बड़ा आदमी बनाना है तो झाड़ू पे वोट दो, केजरीवाल को मौका दो। किस तरह से बदलाव चाहेगी गुजरात की जनता? क्या उम्मीद है, कितनी सीट पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी? पूर्ण बहुमत की सरकार देगी इस बार गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल जी को पूरा मौका देगी कि 5 साल जैसे दिल्ली के लोगों ने दिया, पंजाब के लोगों ने दिया, वैसे ही फ्री बिजली के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार का मौका देगी। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल झाला, न्यूज इंडिया, सिद्धपुर, पाटन। झारखंड प्रदेश अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा ने 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। वहीं दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसमें हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे प्रदेश के करीब 234 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की चिट्ठी का जवाब देते हुए 27 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के लिए मंजूरी मांगी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सत्र के दौरान जीएसटी, पराली और बिजली जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले राज्यपाल ने पंजाब कैबिनेट के विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के फैसले को मंजूरी नहीं दी थी, जिसे एक दिन बाद वापस ले लिया गया था और इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के पिता की तेरहवीं में शामिल हुए, जहां उन्होंने सांसद के स्वर्गीय पिता अमरनाथ सोनकर को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री नंदकुमार नंदी भी मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे। वहीं थावे दुर्गा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा, अभी बिहार में नई सरकार का गठन हुए महज 2 महीने ही हुए हैं। इस 2 महीने में लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम शुरू हो गया है। साथ ही गोपालगंज में 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी उन्होंने की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, उनको नौकरी के बारे में बात कर रही थी। हमारी सरकार तो अब तैयारी हो गई, हम नियुक्ति पत्र भी बांटना शुरू कर दिए और आने वाले समय में खाली स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख नौकरी देने जा रहा है, जहाँ शिक्षा विभाग 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन लोग 8 साल में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 16 करोड़ रोजगार के बारे में अमित शाह क्यों नहीं बात कर? महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोले? तो ये सब खाली जनता को ठगने के लिए आते हैं। और अमित शाह यहाँ अगर आते हैं तो उनका आप लोग सब लोग जानते हैं, समाज में जहर बोना, झंझट फैलाना, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगवाना, इसी काम से ले आते हैं। कि माँ का आज आशीर्वाद, थावे वाली माँ का आशीर्वाद आज हम लोगों ने लिया है मंदिर में, तो हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि थावे में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हम करते हैं और जिसकी लागत, ये गोपालगंज का जो मेडिकल कॉलेज होगा ये थावे में ही होगा और ये तकरीबन जो है 500 करोड़ का जो है ये बनेगा। और आप लोगों को बता दें, इसके साथ ही साथ जो गोपालगंज का सदर हॉस्पिटल है, एक मॉडल हॉस्पिटल के तहत आज इसका हम लोग भी शिलान्यास अभी करेंगे। ये तकरीबन 33 करोड़ का जो है ये होगा, जिसमें कि 100 बेड का होगा, 10 आईसीयू बेड होगा और इसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 2 साल में इसको हम लोग मॉडल हॉस्पिटल को, सदर हॉस्पिटल को हम लोग तैयार करें। झारखंड के सीएम अब नई और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 1.25 करोड़ की नई ऑडी Q7 की सवारी करेंगे। एक और जहां अधिकतर मंत्रियों की कार बदली जा चुकी है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए नई ऑडी कार खरीदी जाएगी। सीएम की नई कार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है, क्या मुख्यमंत्री को ऐसे खर्चे करने का नैतिक अधिकार उस राज्य में है जहां आज भी बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का गाड़ियों के प्रति ऐसा कुछ शौक है कि हर एक वर्ष या हर एक 6 महीने में ये जिस गाड़ी पे चलते हैं वो गाड़ी का मॉडल बदल जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले तक ये BMW में चल रहे थे, जिसे पिछले वर्ष ही खरीदा गया था। अब ये खबरें आई हैं मीडिया में कि वो ऑडी Q7 जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ एक शोरूम है, फिटिंग के बाद शायद 1.5 करोड़ से भी ज्यादा जाए, उस पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी सवारी करेंगे। अब इनके काफिले में पहले से रेंज रोवर, मर्सिडीज, महंगी फॉर्च्यूनरें थी और जिस गरीब राज्य में आदिवासी मूलवासी अभी भी 2 टाइम की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हो, उसका शासक अगर ऐसे लग्जरी गाड़ियों में चलेगा तो ये किसी तरीके से नैतिकता की परिभाषा में नहीं आता।
इधर राजस्थान की सियासत में इन दिनों दोनों पार्टियों में सीएम फेस को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। सीएम अशोक गहलोत के बाद राजस्थान की कमान किसके हाथों में होगी, ये सवाल सियासी गलियों में तेजी से गूंज रहा है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बार बार प्रदेश के स्थानीय नेताओं को हिदायत भी दी जा रही है कि विधानसभा चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर खुद के फेस का जिक्र कर नई बहस उन्होंने छेड़ दी है। हमारे तो जो आएगा उससे मुकाबला होगा। दो हाथ करेंगे और क्या, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो जाती हुई कांग्रेस को अब कोई भी पसंद करेगा नहीं है, तो थोड़ा बहुत दूसरा करना इधर भी तो सर कर चेहरा- लेंगे। नहीं, हमारा तो चेहरा हम है, तो चेहरा ही है। हम हमारा चेहरा कोई खराब है क्या? आप भी हो। हमारा चेहरा थोड़ी खराब है। आज भी है ना, प्रतिपक्ष का नेता जो कोई चेहरा नहीं क्या पार्टी में। कांग्रेस अध्यक्ष पद और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने गहलोत के ही सीएम बनने का पुरजोर समर्थन किया। उनका कहना है कि गहलोत से बेहतर राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें। इसका भी नाम ले देगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोचकर और सोनिया जी ये सोचकर कि अगली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। अगर दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई फिर देश में हालात ठीक नहीं। इसको रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास सोनिया जी और अशोक जी मिलकर करेंगे। ऐसा आदमी हो जो दोबारा सरकार ला दे, तो सोनिया जी और अशोक गहलोत जी हमसे ज़्यादा जानते हैं। जयपुर एसीबी ने अलवर के थानागाजी में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने थानागाजी के निर्दलीय विधायक कांति मीणा के दो बेटे लोकेश और कृष्ण को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके साथ राजगढ़ विकास अधिकारी नेतराम और प्रधान के बेटे जयप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में विधायक कांति मीणा ने कहा है कि उनके बेटों को फंसाया गया है और कहा कि किसी की नीयत हो जाए खराब, उसमें राजनेताओं का क्या दोष है। पाइप वाले को चेक दे दिया, चेक डिसोनर हो गया और उसने केस भी कर दिया। डीजल वाले के चेक पड़े हैं और मेरे पास खाली चेक और पड़ा है इसका है। ये जो पार्टनर है वो जो ट्यूबवेल वाला है, क्योंकि ट्यूबवेल में उसके नाम से लाइसेंस था, पैसा उसके खाते में जाता था, काम हम करवाते थे। काम तो सभी करते हैं, वो नहीं बात है नहीं। उसकी नीयत खराब हो गई। उस नीयत खराब की वजह से हम भी साइलेंट थे। फिर जमा रामगढ़ का काम ले लिया। जमा रामगढ़ में मैंने उससे एग्रीमेंट लिखवाया। एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है, क्यों मेरे को पता था बेईमानी करेगा। अब यहाँ कर दुनिया भर का पैसा है पड़ा है, वो देना नहीं चाहता, मनसा खराब होगी, तो ये षड्यंत्र रच करके और ये सारे पैसे को हड़पना चाहता है, इसलिए उसने बदमाशी। फरीदाबाद में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज इंडिया पर प्राइमरी स्कूलों की जर्जर हालत को प्रमुखता से दिखाने पर बेसिक शिक्षा विभाग जागा है। बता दें कि स्कूल में एक कमरे की छत जर्जर हालत में होने के कारण गिर गई थी। वहीं खबर को प्रमुखता से न्यूज इंडिया पर दिखाने के बाद मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने संज्ञान लिया, जिसके बाद आनन फानन में बेसिक और पंचायत विभाग की बैठक बुलाई गई। बैठक में अधिकारियों को जर्जर भवनों को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सीजीएम बुडाली ने आरोपी को मोहाली कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दी है, जिसके बाद उसे मोहाली लाया गया। इस केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। पुलिस को शक है कि आर्मी का जवान ही हॉस्टल में रहने वाली छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे लड़कियों के नहाते हुए वीडियो बनवा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब प्रबंधक कमेटी और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लंबे समय से हरियाणा की अलग एसजीपीसी को मान्यता मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और 8 साल के बाद ये केस हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जीत लिया है। हरियाणा भर के 52 गुरुद्वारों की देखरेख अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी और इन गुरुद्वारों के माध्यम से समाज की सेवा के काम भी किए जाएंगे।
देखिए, मैं आज श्री गुरुद्वारा साहब नाडा साहब यहाँ आया हूँ और विशेष तौर पर ऐसे मौके पर जब हमारा एक बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग इशू था कि हरियाणा की से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग जो बनाई गई है उसको मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट में केस था और लगभग 8 साल के बाद ये जो केस है वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने जीत लिया है और सारे जो हरियाणा के 52 जो गुरुद्वारा साहब हैं वो सभी अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देख रेख में सब चलेंगे और इन गुरुद्वारों के माध्यम से जो भी समाज की सेवा के काम सब होते हैं वो सब बहुत सुचारू ढंग से चलेंगे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती को लेकर जहां एक और इनेलो फतेहाबाद में कार्यक्रम कर रही है तो जननायक जनता पार्टी भी हर जिले में कार्यक्रम कर रही है। वहीं देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला अपने निवास पर देवीलाल जयंती मनाएंगे। ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि वे अपने सिरसा आवास पर देवीलाल जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसमें करीब 15,000 लोग शिरकत करेंगे। जो इस साल मैंने कराया जैसे पिछले साल था, मैं हर साल यही करता हूँ कि अपने घर पे लोगों को कराता हूँ जो चौधरी लाल के फॉलोअर्स हैं, जो उनके शुभ चिंतक हैं, घर आके वो अपना उन्हें नमन करते हैं और सबके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मेरा अपना अंदाजा है कि कल 15,000 के करीब लोग पिछले साल भी थे, मेरी कोठी भी आएंगे और सबका खाने पीने का सब इंतजाम मैं करता हूँ। अच्छा लगता है कि खुशी के मौके पे उनके 109 साल हो गए उनके जीवन को सब आते हैं तो अच्छा लगता है। और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में घटित अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता का बेटा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है जिसे लेकर पुलिस ने उसके दो साथियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं मुख्य आरोपी के पिता और बड़े भाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी आम जनता के साथ खड़ी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जिन जिन पर आरोप लगाया सभी लोग जेल गए हैं, सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। सरकार ने कार्रवाइयां भी की हैं जो धरातल पे दिख रही हैं और निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, किसी को भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर ये काम करके दिखाया है। मैं कांग्रेस के विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूं कि रोज रोज उनके प्रदेश की जहां जहां सरकारें हैं, राजस्थान में क्या हाल हुआ उनको देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ है उनको देखना चाहिए। जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उनकी सरकारें कार्रवाइयों से बचती है। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और आगे भी अगर जो किसी ने किसी भी प्रकार से गलत काम करने की मंशा से उत्तराखंड के अंदर कोई गलत काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को तत्काल रूप से समाप्त कर सामान्य पुलिस बल को बहाल करने के लिए सीएम धामी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि यदि सामान्य पुलिस बल अपना कार्य कर रहे होते तो निश्चित रूप से प्रदेश की बेटी अंकिता आज हमारे साथ होती। साथ ही उन्होंने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर पुलिस चौकी को बहाल करने के लिए सीएम से आग्रह किया है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में एसले हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने धामी सरकार का पुतला जलाया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपको नैतिकता के आधार पे पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो एविडेंस को मिटा रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो दिखाई दे रहा है। एक बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय चाहिए उस बेटी के लिए। और जितने अपराधी हैं, बलात्कारी है, जो
जल्दी केस को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल इस प्रदर्शन उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे और यहां लोगों की समस्याओं को सुना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान राजस्थान के राजनीतिक हालात पर तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी में आपसी विग्रह चल रहा है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ता है। कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने भुगता है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 6 गैंगस्टर के करीब 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कार्रवाई को लेकर सीओ सिटी अपने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की जमीन सहित मकान को कुर्क कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की ओर से दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ये नासिर सनाफ रज्जाक अफसर कॉलोनी का रहने वाला है। इस सातिर किस्म का अपराधी, इस पर हत्या सहित आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा दिन आवास के सामने हत्या की गई थी, उसमें इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इनके द्वारा इन्हीं अपराधों से अर्जित अवैध संपत्ति के द्वारा अपने सगे संबंधियों और परिचितों के नाम और एग्रीमेंट करा के प्लाटिंग कार्रवाई और अन्य अवैध संपत्ति इकट्ठा की गई है। उसी के तहत 14/1 में डीएम साहब के आदेश से जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।